हेलो फ्रेंड्स, विक्टोरियन एज को हम डिस्कस कर रहे हैं और विक्टोरियन पीरियड के बहुत ही फेमस राइटर के बारे में क्या क्या नहीं लिखा भाई इन्होंने चार्ल्स डिकिंस के बारे में डिस्कस करेंगे। 1812 से लेकर 1870 तक का इनका लाइफ स्पेन है। 1812 में बर्थ और 1870 में इनकी डेथ होती है। क्या क्या नहीं लिखा, नॉवलिस्ट भी थे, एडिटर भी रहे हैं, जर्नलिस्ट भी थे, रिपोर्टर भी थे, सोशल क्रिटिक भी थे, सोशल रिफॉर्मर भी थे, सटायरिस्ट भी थे, एक्टर भी थे, क्रिटिक भी थे। ये चार्ल्स डिकिंस, ये इनका फैमिली बैकग्राउंड जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? बहुत इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है, इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है इनके वर्क्स में, क्योंकि बहुत सारे वर्क्स में हम अगर इनकी बैकग्राउंड अच्छे से जान लेंगे तो हमें हेल्पफुल होगा। क्यों उन्होंने ऐसा दिखाया है? क्योंकि जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम एक्सपीरियंस होता है, वो वैसा ही हम लिखते हैं, सराउंडिंग से ही देखकर लिखते हैं, वो वही कुछ हमने देखना है। तो ये 8 सिबलिंग्स थे, यानी कि ये 8 भाई बहन थे, 8 भाई बहन थे ये, और ये सेकंड नंबर के थे चार्ल्स डिकिंस। फादर नेवी ऑफिसर थे और मदर एक लॉर्ड क्रू थी, वो भी यानी कि वर्क करती थी। नेवी ऑफिसर थे, मदर भी वर्क करती थी, मगर फिर भी ये डेप्ट में फंस जाते हैं, कर्जे में डूब जाते हैं। इतना ज़्यादा कर्जा हो जाता है कि इनके फादर चुका नहीं सकते। इसीलिए इसीलिए इनको मार्शल सी जो एक प्रिजन है वहाँ पे भेज दिया जाता है। 8 ये भाई बहन और 2 इनके मम्मी पापा, यानी कि 10 लोगों को मार्शल सी प्रिजन में भेज दिया जाता है। ये 10 के 10 को भेज दिया जाता है ये मार्शल सी प्रिजन में। तो 1823 में हम क्या देखते हैं कि डिकिंस और इनका जो एल्डर था, पता नहीं वो ब्रदर या सिस्टर थी, उनको रिलीज कर दिया जाता है। कि जो जितना भी चलो हो ये कमाएंगे और ये जो कर्जा है उसको उतारेंगे जितना है। तो उनको रिलीज कर दिया जाता है, तो इन्होंने वर्क स्टार्ट कर दिया दोनों ने वेयर हाउस में। ओके, तो ये वर्क लेबलिंग का वर्क करते थे यहाँ पे, और उस लेबलिंग के वर्क के लिए इनको पर वीक सिर्फ 6 शिलिंग मिलते थे। ओके, जो बहुत कम था, वेयर हाउस में दोनों को मिलते थे। ठीक है, देन आ जाता है चाइल्डहुड में इन्होंने पढ़ने का शौक था इनको, चाहे इतना ज़्यादा हम देखते हैं कितना ज़्यादा इनको सहना पड़ा। चाइल्डहुड बिल्कुल अच्छा नहीं था, मगर फिर भी ये पढ़ते थे। किन किन को इन्होंने अपने चाइल्डहुड में पढ़ा? सॉमलेट को रीड किया इन्होंने, फील्डिंग को रीड किया, ये इन्होंने ली सेज को रीड किया, इन तीनों को इन्होंने रीड किया। और 4 पिलर्स माने जाते हैं इंग्लिश लिटरेचर के, सॉमसेट, फील्डिंग, रिचार्ड्स एंड लॉरेंस टर्नी। ये 4 पिलर्स माने जाते हैं। इनको इनमें से इन्होंने 2 को तो रीड किया है, हेनरी फील्डिंग और सॉमलेट को, और ली सेज को इन्होंने पढ़ा है अपने चाइल्डहुड में चार्ल्स डिकिंस ने। तो 1824 से लेकर 27 तक का अगर हम टाइम ऑफ पीरियड देखें, ये इन्होंने स्कूल रीजॉइन कर लिया। दोबारा से ये स्कूल में चले जाते हैं, मगर इनको बाहर फेंक दिया जाता है। ठीक है, तो क्योंकि अब कहाँ से फेंक दिया जाता है इनको? क्योंकि जहाँ भी रेंट पे घर में रहते हैं ना, वहाँ पे ये अपने पैसे रेंट नहीं दे सकते, इसलिए इनको वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। 1827 में ये इन्होंने शॉर्ट हैंड सीखी। शॉर्ट हैंड होता है ना, शॉर्ट हैंड, जैसे आजकल भी बहुत क्रेज चलता जा रहा है दोबारा से शॉर्ट हैंड का। तो उस समय भी ये शॉर्ट हैंड का बहुत वो था, ट्रेंड था, तो इन्होंने वो सीखी 1827 में। 1832 में इनको वर्क भी मिल गया ट्रू सन इवनिंग पेपर में। इन्होंने 2 साल वर्क किया यहाँ पे, ट्रू सन इवनिंग पेपर। ओके, इसमें 2 साल काम किया। देन 1834 में इन्होंने मॉर्निंग क्रॉनिकल्स वर्क एज अ रिपोर्टर। तो यहाँ पे द मॉर्निंग क्रॉनिकल्स भी, ये यहाँ पे भी इन्होंने वर्क किया, एज अ रिपोर्टर वर्क किया।
तो 1834 में इन्होंने एक सीरीज भी स्टार्ट की जो बेस्ड थी लंदन की लाइफ के बारे में। और इनका 1834 में ही एक वर्क आता है दैट इज स्केचेस बाय बोज। स्केचेस बाय बोज, ये बोज क्या था, बोज इनको फैमिली नेम बोला जाता है, इनके फैमिली नेम था चार्ल्स डिकेंस का बोज। ओके, देन 1836 में ये चैपमैन और हॉल से मिलते हैं। 1836 में ये चैपमैन एंड हॉल से मिलते हैं और 1836 में ही इनका वर्क आता है दैट इज पिकविक पेपर। और इलिस्ट्रेटिव रॉबर्ट साइमर टेक सुसाइड। तो ये जो रॉबर्ट साइमर थे, क्योंकि ये जिसके अंडर वो काम करते थे ना अंडर रॉबर्ट साइमर के, तो वो तो सुसाइड कर लेते हैं। और उसके जो नेक्स्ट इलिस्ट्रेटिव आते हैं वो रॉबर्ट विलियम बर्न्स, जिसको ये चार्ल्स डिकेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। तो द पिकविक पेपर 1836 में आता है ये वर्क। देन द पिकविक पेपर 1836 से लेकर 37 में आता है, सीरीज में आता है। ओके, ये जो इनका फुल नेम है द पिकविक पेपर का जो फर्स्ट वर्क है इनका पिकारेस्क्यू नॉवल है। और ठीक है, पिकारेस्क्यू नॉवल क्या होता है, जो फर्स्ट पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा जाता है। द पिकविक पेपर का फुल नेम है, जो फुल टाइटल है द पोस्थोमस पेपर ऑफ द पिकविक क्लब, ये है। देन 1836 में ओलिवर ट्विस्ट आता है और ये पहले सीरीज में आया था। 1837 से लेकर 39 तक सीरीज में आया था और फुल देखें तो ये एज अ बुक ओलिवर ट्विस्ट 1836 में आ गई थी। ओके, उसके बाद ये सीरीज में आया। वर्क इन्होंने एज ए सटायरिस्ट भी वर्क किया था। तो किस किस में वर्क, जैसे इन्होंने वर्क लिखे थे द फाइन ओल्ड जेंटलमैन, द क्वैक डॉक्टर्स प्रोक्लेमेशन, सब्जेक्ट फॉर पेंटर, ये इनके वर्क्स हैं। और इसमें सटायर किया है, अगेंस्ट लिखा है एंटी टोरीज से, यानी कि टोरीज के अगेंस्ट इन्होंने ये वर्क लिखे हैं अपने। देन आ जाता है एज अ एक्टर। एज ए एक्टर भी अगर हम इनको चार्ल्स डिकेंस को देखें तो ये ना गैरिक थिएटर में जाते हैं, गैरिक थिएटर का नाम है, वहाँ पे जाते हैं। मगर वहाँ पे ये ऑडिशन नहीं दे पाए, किसी कारण ये ऑडिशन नहीं दे पाए, मगर बाद में ये इसके मेंबर बन जाते हैं गैरिक थिएटर के। ठीक है, देन आ जाता है एग्जामिनर। एग्जामिनर आपको याद है, हमने एक पहले भी एक वीडियो था उसमें देखा था। और ये एग्जामिनर ये एक जर्नल है। तो ये जो ली हंट है उन्होंने यहाँ पे वर्क किया था। वर्क क्या है, ली हंट और इनके ली हंट के जो ब्रदर थे जॉन करके, उन दोनों ने स्टार्ट किया था और इसी स्टार्ट किया था दोनों ने। और इस में द एग्जामिनर में इन्होंने ली हंट ने और इसके ब्रदर ने गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ लिख दिया था, जिसकी वजह से इनको 2 साल जेल में भी जाना पड़ा। तो चार्ल्स डिकेंस ने भी यहाँ पे वर्क किया था। उन्होंने 1808 से लेकर 1836 तक यहाँ पे काम किया। सॉरी, एग्जामिनर ये उसका टाइम ऑफ पीरियड है, यहाँ पे भी इन्होंने काम किया था। ओके, और ये आगे अब हम वर्क्स के ऊपर जा रहे हैं। चार्ल्स डिकेंस के वर्क्स के ऊपर देखेंगे क्या क्या कौन कौन से वर्क हैं। द एडवेंचर ऑफ ओलिवर ट्विस्ट और द पैरिश बॉयज प्रोग्रेस, जिस हम ओलिवर ट्विस्ट भी बोल देते हैं। 1838 में इनका ये वर्क आया, सीरीज में आया था, हमने देखा 1836 से लेकर 1839 तक ये इनकी सीरीज आई थी। और एडवेंचर ऑफ द ओलिवर ट्विस्ट और द पैरिश बॉयज प्रोग्रेस और द ओलिवर ट्विस्ट, ये तीनों नाम इसी के हैं। ओके, एक ही वर्क के लिए ये सारे टाइटल्स हैं। ओके, दैट आ जाता है डॉम्बे एंड सन। द डॉम्बे एंड सन ये 1848 में इनका ये वर्क आया। इसमें ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं और रियल लाइफ एक बंदा था, पर्सन था जिसका नाम था हुफेन, उसका इंसिडेंट इन्होंने यहाँ पे बताया है, जो हुफेन था। और इस वर्क में होता क्या है कि जो बेटा है वो बिजनेस नहीं करना चाहता, जो इसके फादर ने, डॉम्बे ने ऑलरेडी सेटल्ड बिजनेस है वो नहीं करना चाहता।
ओके, ये दिखाया है डम्बे एंड सन्स में। और हेफन है वो जो यानी कि डम्बे को ही रिप्रेजेंट करता है, जो रियल लाइफ का नोन थे इनके, ठीक है। तो देन आ जाता है डेविड कॉपरफील्ड। डेविड कॉपरफील्ड इन 1850 में आता है। ये ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है, ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है ये बाकी में एलिमेंट तो जरूर मिलते हैं, जैसे डॉम्बे एंड सन्स में हमने देखा, ओलिवर ट्विस्ट में भी थोड़े से हमें ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स मिलते हैं सिर्फ, बट प्रॉपर डेविड जो प्रॉपरली ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है दैट इज डेविड कॉपरफील्ड 1850 में आता है। इसमें जो करेक्टर है मारिया, ये मारिया वही करेक्टर को रिप्रेजेंट किया है जिसको ये भी स्कूल में प्यार करते थे। देन आ जाता है ब्रैंडबी रज अ टेल ऑफ अ राइट्स ऑफ 1841 में, ये भी इनका हिस्टोरिकल नॉवल है। तो ये गॉर्डन राइट्स हुए थे लंदन में, उसका जिक्र है इसमें। ओके, दिस नॉवल केम इन सीरीज, ये सीरीज में आया था 1840 से लेकर 41 के एक मैगजीन में आया था। मैगजीन का नाम था मास्टर हम्फ्रीज क्लॉक। ये जो मैगजीन था मास्टर हम्फ्री क्लॉक, ये चार्ल्स डिकिन ने ही शुरू किया था। उसमें ये जो हिस्टोरिकल नॉवल है उसकी सीरीज थी, उन्होंने स्टार्ट की। ओके, देन द ब्लीक हाउस। ब्लीक हाउस क्या है, 1852 से लेकर 53 के टाइम ऑफ पीरियड में आया। और इस ब्लीक हाउस में नरेटर होता है जिसका नाम होता है एस्थर, और ये फीमेल होती है नरेटर। ओके, ब्लीक हाउस में। देन हार्ड टाइम्स 1854 में आया। इसमें जो करेक्टर है सीसी ग्रैंडग्रिंड एंड अ ब्लैकपुल, ये नोटेबल करेक्टर्स हैं हार्ड टाइम्स के। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क आ जाते हैं, सारे इम्पॉर्टेंट हैं ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं। वैसे तो टेल ऑफ टू सिटीज़ 1859 में इनका ये वर्क आया। टू सिटीज़ की बात की है, टू सिटी कौन कौन सी है, लंदन है एंड पेरिस है। इन दो सिटीज़ की बात की गई है। ये टेल ऑफ टू सिटीज़ 1859 में आया। देन इनका वर्क है ग्रेट एक्सपेक्टेशन, 1860 से लेकर 61 का ये वर्क है। इसमें जो पिप है, पिप नाम का एक करेक्टर है, उसकी ग्रोथ दिखाई है मेंटली एंड स्पिरिचुअली एंड मेंटली उनकी ग्रोथ इस ग्रेट एक्सपेक्टेशन में दिखाई है इस वर्क में। ओके, देन लिटिल डॉरिट ये 1857 में ये वर्क आया। एम्मी डॉरिट होती हैं, ये प्रिजन में बर्थ होता है एमी डॉरिट का। ओके, ये एक करेक्टर हैं। ओके, ऐसा भी बोला जाता है। और इसमें जैसे मार्शल सी हमने पहले डिस्कस किया था ना कि मार्शल सी प्रिजन में ये 8 के 8 भाई बहन और इनके मदर और फादर को बिकॉज ये इनके ऊपर इतना ज़्यादा कर्जा हो गया था, इसके कारण इनको मार्शल प्रिजन में रखा गया था। तो इसमें ये ऐसा भी बोला जाता है कि शायद ये इसी की सिस्टर थी एमी डॉरिट, उसी का ये इसमें लिटिल डॉरिट को करके इन्होंने इसमें अपने कह सकते हैं ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट डाली हैं। तो इस वर्क में हमें एक वो है जैसे सरकम्युनिकेशन, ये एक है, ये ऑफिस रिलेटेड टू दिस वर्क, ये इसी जो मार्शल सी प्रिजन है उसी के रिलेटेड ये काम करता है। एक ऑफिस है जो रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, सरकम्युनिकेशन, ये रिप्रेजेंट करता है करप्शन को, ग्रीड को एंड कंफ्यूजन को। देन आ जाता है द क्रिसमस कैरोल 1843 में इनका वर्क आता है। ये इनका द क्रिसमस कैरोल करके ये जो वर्क है ये शॉर्ट स्टोरी है, और पहले जो डिस्कस किए हैं वो सारी नॉवेल्स हैं। देन आ जाता है द मिस्ट्री ऑफ एडविन डेरूड 1870, ये इनका लास्ट नॉवल माना जाता है, ये भी सीरीज में आया। और दो सीरीज तो इनकी लाइफ टाइम में पब्लिश हो गई थी, द मिस्ट्री ऑफ एडविन डेरूड की, और जो बाकी रह गई थी वो इनकी आफ्टर डेथ यानी कि पोस्टमसली पब्लिश हुई थी।
देन इन्हों एज अ सोशल रिफॉर्म भी वर्क किया था। एज अ सोशल रिफॉर्म अगर देखें निकोलस निकलबे, जो इनका ये जो वर्क है 1838 में आता है, इसमें जो एटमॉस्फेयर दिखाया है बोर्डिंग स्कूल का सिस्टम का दिखाया है, बोर्डिंग स्कूल सिस्टम का एटमॉस्फेयर दिखाया है। वो इसमें इस वर्क के ज़रिए से वो सोशल में जो भी बोर्डिंग सिस्टम है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें क्या क्या रिफॉर्म्स हैं वो भी बताते हैं, क्या क्या होने चाहिए, ठीक है, ये वो सब कुछ बताते हैं। ओलिवर ट्विस्ट इनका ये जो वर्क है, इसमें ये खुद भी वेयर हाउस में जो वर्क करता है एक बच्चा बेचारा ओलिवर, ठीक है, और वेयर हाउस में काम करता है। तो वेयर हाउस का सारा रिप्रेजेंट किया है कि कैसे एक बच्चे का कैसी ज़िंदगी है कि बच्चे की, यानी कि रेवोल्यूशन, जो एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है और उसके ड्रॉबैक्स हम बोल सकते हैं इसमें हैं। क्यों? क्योंकि ये बच्चे हैं, बच्चों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, उनकी एजुकेशन की तरफ ध्यान देना चाहिए और बच्चों को काम नहीं लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चों का ये पढ़ने लिखने का मतलब चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट है, ये सब कुछ दिखाना चाहते हैं अपने इस वर्क में ओलिवर ट्विस्ट में। और ओलिवर ट्विस्ट के बारे में एक आपको मैं और बात बता देना चाहती हूँ कि ओलिवर ट्विस्ट इनका ये विक्टोरियन एज का अब तक का सबसे फेमस वर्क इसीलिए भी माना जाता है क्योंकि इससे पहले किसी भी राइटर ने किसी भी वर्क में एज अ हीरो मेन फोकस एक बच्चे के ऊपर नहीं रखा। ये पहला एक नॉवल था, एक पहला ऐसा वर्क था जिसके ऊपर जिसमें एक बच्चे के ऊपर यानी कि चाइल्डहुड के ऊपर ही फोकस किया गया है, उसकी ग्रोथ दिखाई है, उसकी मेंटल यानी कि उसकी साइकोलॉजी दिखाई है, सब कुछ उसका इनर फीलिंग, इंटरनल फीलिंग, इमोशंस सब कुछ दिखाया है, उसके साथ कैसा कैसा क्या होता है। और इस वर्क में उन्होंने चाइल्ड लेबर को भी दिखाया है। और आ जाता है हार्ड टाइम्स में हम देखते हैं तो जो इसमें भी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को दिखाया है, इसमें भी वो इस वर्क के ज़रिए वो सोशल रिफॉर्म चाहते थे और इन वर्क का बहुत ज़्यादा हम बोल सकते हैं हाथ है सोशल रिफॉर्म्स में लाने में, क्योंकि ये गवर्नमेंट को, कोई भी गवर्नमेंट है तभी पता चलता है अगर कोई लिखता है अपने व्यूज़ देता है, ये व्यूज़ है तभी तो ये सारी फीलिंग बताई है तभी रिफॉर्म्स हुए हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट चार्ल्स डिकेंस। बहुत इम्पॉर्टेंट है, सभी जो पॉइंट्स हैं बहुत एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। डिटेल से आपको इसके नोट्स बनाने चाहिए, रीड करना चाहिए, बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। ओके, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।